देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, इसी टॉपिक के बारे में हम लोग को समझना है। देखिए, अंग्रेजों द्वारा शिक्षा, भारत की शिक्षा पद्धति में किस प्रकार से विकास किया गया या किस प्रकार से उसमें हस्तक्षेप किया गया, इसके लिए एक सतत प्रयास रहा अंग्रेजों द्वारा। शुरुआत में दो प्रयास किए गए। एक 1780 ईस्वी का समय था जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उनके प्रयास से कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई थी। उस मदरसा की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मुस्लिम जो है, मुस्लिमों के धर्म के बारे में, कानून के बारे में जो कैसी शिक्षा दे रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करना था। तो ये वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में 1780 ईस्वी के समय में प्रथम मदरसा की स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम मौलवी जो थे, जो पढ़ाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम मोइज़-उद-दीन था। इसमें कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती थी? फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। फिर आगे का समय आया, मुस्लिमों के लिए तो एक स्रोत निकल गया कि कहाँ से जानकारी उनसे मिलेगी। फिर आगे के समय में 1791 ईस्वी के समय में ब्रिटिश रेजिडेंट एक थे जोनाथन डंकन, इनके प्रयास से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। हिंदुओं का धर्म जो है, धर्म कौन कौन सी बातें बताता है, साहित्य है, कानून है, उनके बारे में अध्ययन करना था। और इसके बाद जो है, यहाँ से महत्वपूर्ण है कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1791 में हुई थी। कौन किया था? जोनाथन डंकन किए थे। और उद्देश्य यही था, हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। पेरिस में एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी जिसमें प्रथम भारतीय को शामिल किया गया था। उस भारतीय का नाम है माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त वो व्यक्ति थे जिनको शामिल किया गया था पेरिस में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। फिर आगे की बात जो है उसको समझते हैं, किस तरीके से विकास हुआ भारत में आधुनिक शिक्षा का। फिर वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही देखिए, जितने सारे हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे उनका भाषा जो बदल के अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही नाम था चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस नाम है। इस व्यक्ति ने क्या किया, जो भगवद गीता है, भगवद गीता का आंग्ल अनुवाद किया था, यानी अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद। किसके समय में हुआ था? ये वारेन हेस्टिंग्स का ही समय है। वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही ये हुआ था। और विल्किंस जो है, विल्किंस एक और कार्य किए थे, फारसी भाषा और जो है फारसी भाषा और जो बांग्ला भाषा है, बांग्ला मुद्रण के लिए, फारसी और बांग्ला जो भाषा है, इसके मुद्रण के लिए जो है ढलाई वाला, जो क्या बोलते हैं, ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। फारसी और बांग्ला के मुद्रण के लिए, बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का उपयोग किया था। ढलाई वाले अक्षर का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा ही। ये किसके समय में हुआ है? सारा काम जो है जो वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ है। फिर एक व्यक्ति थे हालहेड। हालहेड नाम है। हालहेड ने समय है 1778 ईस्वी। 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया था। संस्कृत व्याकरण किसने प्रकाशित किया था? हालहेड ने प्रकाशित किया था संस्कृत व्याकरण 1778 ईस्वी में। फिर जो है सर विलियम जोन्स जो थे, एक बहुत भारतीय जो शिक्षा है, भारतीय शिक्षा, भारतीय जो भाषा है, भारतीय जो धर्म है, जो यहाँ की सभ्यता है, उसी धर्म में, उसी भाषा में, उन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार भारत में शिक्षा दी जाए, इसके बहुत बड़े वकालतकर्ता विलियम जोन्स हुआ करते थे। तो विलियम जोन्स जो थे, विलियम जोन्स ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, विलियम जोन्स जो है भारतीय शिक्षा का वकालत कर रहे थे। और इनको जो है
विलियम जोन्स को वारेन हेस्टिंगस के समय में ही, वारेन हेस्टिंगस जो थे वही गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके समय में ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको बनाया गया था? विलियम जोन्स को ही बनाया गया था। और विलियम जोन्स जो है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। और इसका इस उद्देश्य से किया गया था कि भारतीय जो धर्म है, भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया जाए, उनसे संबंधित शोध को प्रकाशित किया जाए। तो उन शोध को प्रकाशित करने के लिए एक पत्रिका होती थी जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित किया जाता था। उसका नाम था एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित किया जाता था। एशियाटिक रिसर्च यह पत्रिका का नाम है। फिर जो है 1789 ईस्वी में ये विलियम जोन्स ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम का शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। समय है 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। और फिर जो समय है 1800, अब जो है इतना काम तो हो गया। अब विलियम जोन्स का विचार क्या था भारतीय शिक्षा के बारे में, इसको पहले समझ लिया जाए। विलियम जोन्स ऐसे व्यक्ति थे जो ये चाहते थे कि भारत में शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, जो भारतीय भाषा है उसी में दिया जाए, साथ में और किस विषय पे दिया जाए। तो उनका मत था कि भारत के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें बहुत ज़्यादा गूढ़ बातें लिखी हुई है, उन्हीं चीज़ों का शिक्षा का प्रसार किया जाए। तो इस मत का समर्थन करने वाले कुछ अंग्रेज अधिकारी उस वक्त हो गए। तो उन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद से गुहार लगाया, मांग लगाया कि भारत में क्या किया जाए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए जो समय है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। चार्टर अधिनियम किसके द्वारा? ये जो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की संसद ने पास किया 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। क्या करने के लिए? इसने पास ये ठीक है कि भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए आप लोग शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है संसद ने कहा कि 1 लाख रुपया हम जो 1 साल के लिए भारतीय शिक्षा में खर्च करने के लिए दे रहे हैं। 1 लाख रुपया 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षा पर व्यय करने के लिए दिया जाने लगा। अब तो पैसा आने लगा। तो जब पैसा आने लगा तो यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका 2 गुट हो गया कि पैसा किस तरीके से खर्चा किया जाए, भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो, किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, कैसे खर्चा किया जाए उस पैसे को। इसके लिए विवाद उत्पन्न हुआ। उस विवाद में एक तरफ थे विलियम जोन्स और दूसरे तरफ से लॉर्ड मैकाले थे। तो विलियम जोन्स जो थे ये भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हीं के बारे में शिक्षा करने की वकालत कर रहे थे। लेकिन जो लॉर्ड मैकाले थे वो कह रहे थे कि भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भ्रामक बातें लिखी हुई है, गलत तथ्य पेश की गई है। और जो आधुनिक जो विज्ञान है, आधुनिक तकनीकी है, उसमें बढ़ावा देने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी एक अच्छा माध्यम होगा। बिना अंग्रेजी के भारतीय जो शिक्षा उसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। इसका उन्होंने मजबूती से तर्क दिया और इसके कारण लॉर्ड मैकाले द्वारा जो दिया गया तर्क था उस तर्क को ब्रिटेन की संसद द्वारा अपना लिया गया, मतलब अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। और समय आता है 1835 का चार्टर अधिनियम। 1835 का
आधुनिक शिक्षा अधिनियम कहा जाता है। फिर से कौन सा समय आता है? 1835 का आधुनिक शिक्षा अधिनियम। आधुनिक शिक्षा अधिनियम, आधुनिक शिक्षा अधिनियम या इसी को मैकाले का स्मरण पत्र कहा जाता है। मैकाले का स्मरण पत्र, स्मरण पत्र। इसमें ये जो 1835 का शिक्षा आधुनिक शिक्षा अधिनियम आया, इसमें भारतीय शिक्षा है किस प्रकार की होगी उसका पूर्ण विवरण दिया गया 1835 वाला में। और इसमें बताया गया कि जो शिक्षा का माध्यम होगा उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी होगा, और जो पहली वाली जो शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो भारतीय भाषाओं में दी जाएगी। लेकिन भारतीय भाषाओं में दी जाने वाली शिक्षा को प्रोत्साहित अंग्रेजी सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैकाले का स्मरण पत्र था, 1835 का भारतीय शिक्षा अधिनियम था। इसके बाद जो है 1854 ईस्वी के बाद भारतीय शिक्षा में ये इसके जो है ये हो गया, ये अब चलने लगा कि जो हाई स्कूल जो यानी जो उच्च शिक्षा थी उसको उच्च शिक्षा किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में दिया जाने लगा, और जो प्रारंभिक शिक्षा थे वो उसको भारतीय भाषा में, प्रारंभिक शिक्षा को भारतीय भाषा में रखा गया कि प्रारंभिक शिक्षा भारतीय भाषा में दी जाएगी। फिर जो है 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा में क्या प्रोग्रेस हुआ इसका रिपोर्ट देने के लिए 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन हुआ। हंटर आयोग, हंटर आयोग होगा 1854 में। अठारह सौ चौवन में एक वुड का डिस्पैच भी आया था। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आया था, जिसको डिस्पैच, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। कब आया था? 1854 ईस्वी में आया था। तो 1854 ईस्वी में आया था, तो इसी के अनुसार भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए 1857 ईस्वी में। कहाँ कहाँ? कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में। 3 जगह विश्वविद्यालय खोला गया। किसके अनुसार? वुड डिस्पैच के अनुसार। ठीक है, वुड डिस्पैच के अनुसार। तो फिर 1882 ईस्वी में ये जो 3 विश्वविद्यालय खोले गए हैं, इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, इस पर रिपोर्ट देने के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ 1882 में। हंटर आयोग ने क्या सिफारिश किया कि जो उच्च शिक्षा में जो बदलाव है, परिवर्तन है, वो तभी किया जा सकता है जब प्राथमिक शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा बेहतर हो। तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, प्राथमिक शिक्षा को सुधारने का जो है सिफारिश किया। प्राथमिक शिक्षा को सुधारने की सिफारिश हंटर आयोग ने किया था। सिफारिश की गई थी किसके द्वारा? हंटर आयोग के द्वारा। ठीक है, फिर जो समय है 1882 में ये हंटर आयोग का गठन हो गया, और इसी आयोग की जो रिपोर्ट है, इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 ईस्वी का समय है। कहिया? 8 नवंबर 1905 ईस्वी का समय है, जब भारत का प्रथम स्कूल रंगपुर नेशनल स्कूल का, रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। भारत का प्रथम स्कूल जो है आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाला प्रथम स्कूल है रंगपुर नेशनल स्कूल, 1905 ईस्वी में स्थापना की गई। और ये जो 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक आयोजन हुआ था, सम्मेलन हुआ था। डेट है 16 नवंबर 1905।
16 नवंबर 1905 ईस्वी को क्या हुआ, कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा जो परिषद है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को स्थापना करने का फैसला हुआ, स्थापित करने का फैसला। लिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को स्थापित किया जाएगा। फिर जो है 15 अगस्त 1906 को, 15/8/1906 डेट है, इस डेट को क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1906। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए फैसला लिया गया कि जो कलकत्ता में आयोजन हुआ था 16 नवंबर 1905 को, कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी। फिर आगे चल के 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना किया गया। और अभी तो आपको बता ही दिया है कि 1813 में 1 लाख रुपया जो है वार्षिक भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का 1813 का चार्टर अधिनियम था। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, ये आयोग आया था, ये मतलब रिपोर्ट आया था ब्रिटेन की संसद द्वारा। फिर सैंडलर आयोग है, सैंडलर आयोग जो है ये भी शिक्षा से ही संबंधित है, नाम है सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग किससे संबंधित है, शिक्षा से ही संबंधित है। और इसके एक तो अध्यक्ष जो थे सैंडलर थे, लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे सैंडलर, और 2 भारतीय सदस्य थे इसके, एक आशुतोष मुखर्जी भारतीय सदस्य थे सैंडलर आयोग के, और दूसरा जो व्यक्ति है उनका नाम है आशुतोष मुखर्जी के साथ जियाउद्दीन अहमद, क्या नाम है, जियाउद्दीन अहमद नाम है। तो 2 व्यक्ति हैं जो भारतीय सदस्य हुआ करते थे सैंडलर आयोग के। सैंडलर आयोग का भी गठन हुआ था, और इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा है किस प्रकार की चल रही है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए किसको कहा गया था, सैंडलर आयोग को कहा गया था। और तो इस आयोग ने रिपोर्ट क्या दिया था, रिपोर्ट में बताया था कि अगर विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इन्होंने क्या किया कि माध्यमिक शिक्षा पर सुधार की बात कही थी। ये जो आयोग था सैंडलर की, अगर विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर अगर सुधारना है तो माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारना आवश्यक है, माध्यमिक शिक्षा को सुधारना जरूरी है। ये सैंडलर आयोग का रिपोर्ट था। सैंडलर आयोग का गठन क्यों हुआ था, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उस पर रिपोर्ट देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। फिर जो है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत एक आता है, क्या नाम है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ये भी जो सिद्धांत है निस्यंदन सिद्धांत, ये सिद्धांत भी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया था। इसी को फिल्टरेशन जो है डाउनवर्ड फिल्टरेशन कहा जाता है, थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन। इसमें क्या था कि इसमें ये बात बताई गई कि अगर भारत में शिक्षा किसको दिया जाए, उच्च वर्ग को दिया जाए, और उच्च वर्ग से धीरे धीरे जो है फिल्टर होके शिक्षा समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच जाएगी। ये जो है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया था। ये उनका संबंध मतलब निर्णय था, इस तरीके की वो बात बताए थे। जो लॉर्ड मैकाले का जो प्रस्ताव था ये किसके द्वारा पास किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। वो इस लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का जो माध्यम बनाया गया। ये किसके कार्यकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल था। और जो चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर
1854 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में 3 विश्वविद्यालय खोला गया, एक कोलकाता में, दूसरा मुंबई में, तीसरा मद्रास में। 3 और जो एक डीके कर्वे व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे, महाराष्ट्र के थे, मुंबई से आते थे, इन्होंने प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। डीके कर्वे के प्रयास से भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे और इन्होंने 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना भी किया था। 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? विधवा गृह की स्थापना डीके कर्वे द्वारा किया गया था और डीके कर्वे को भारत रत्न भी दिया गया है। सबसे उम्रदराज व्यक्ति रहे हैं भारत रत्न लेने वाले। फिर डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के आरंभ के साथ पुणे में की गई थी। अगर पूछा जाए कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? पुणे में की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक कौन कौन थे, इसको देख लिया जाए। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? पुणे में की गई थी। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पुणे में की गई थी। इसके संस्थापक जो थे एक चिपलुंकर थे, चिपलुंकर थे, एक तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक और एक व्यक्ति थे गोपाल गणेश आगरकर, जीजी आगरकर, AGAR, गोपाल गणेश आगरकर थे। इसके जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी थी, इसके संस्थापक सदस्य थे, ये फाउंडर ये लोग थे। और जो राजा राम मोहन राय थे, आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में थे कि आधुनिक शिक्षा के माध्यम से ही भारत में शिक्षा दी जाए। तो राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक शिक्षा का सबसे अधिक प्रचार किया था। फिर जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1817 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। व्यक्ति कौन किया था? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था और 1817 में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। जगह है कोलकाता में किया गया था। फिर है मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। मेयो कॉलेज ये जो है अजमेर में किया गया था। ये कहाँ पे? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। फिर जो है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना 1875 में हुई थी, लेकिन ये अलीगढ़ में हुआ था। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना फिर थी। फिर दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? 1824 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो मदन मोहन मालवीय किए थे, कब किए थे? 1916 में। BHU की स्थापना 1916 में कौन किया था? मदन मोहन MM मालवीय किए थे, मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय द्वारा 3 प्रमुख जो पत्रिकाएं हैं, हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और मर्यादा नामक पत्रिकाएं जो मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित किया गया था। हिंदुस्तान था, अभ्युदय था, ये सारी पत्रिकाएं जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित किया गया था।